भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में आपको हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में 9 रजिस्टर आप लोगों को बनाने के लिए बोला जा रहा है विभाग की तरफ से। तो उन रजिस्टर के बारे में नाम तो मैंने बता दिया था, लेकिन कॉलम आपको बताना भूल गया था। अभी उन कॉलमों पर भी हम इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से रजिस्टर में क्या क्या कॉलम बनेंगे, ताकि और ज्यादा आपको आसानी हो जाए। वहीं इसके अलावा भी इस वीडियो में अन्य कई खबरें लगी हैं, तो प्लीज पूरा वीडियो देख करके ही जाना। तो चलिए बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, जो बहनें चैनल से ना जुड़ी हो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपनी बहनों को भी चैनल से जोड़ें। देखिएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, यानी कुछ रजिस्टर हैं जो आप लोगों को अब बनाने हैं। तो पंजिका नंबर जो 1 है सामुदायिक गतिविधियों की है, आपको बताया था। पंजिका नंबर 2 आयरन गोली वितरण की है। पंजिका नंबर 3 गृह भ्रमण वाली पंजिका है। पंजिका नंबर 4 बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की पंजिका है। पंजिका नंबर 5 वजन की पंजिका है। पंजिका नंबर 6 3 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती, धात्री, इन सब के लिए पंजिका है। पंजिका नंबर 7 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी है। और पंजिका जो 8 है वो दैनिक गतिविधियों की पंजिका है। और पंजिका नंबर जो 9 है वो राशन वितरण की पंजिका है। तो इस तरह से आपको सारी 9 पंजिकाएं बनानी है। अब चलते हैं, आपको बताते हैं एक एक करके किनमें क्या कॉलम है। तो पहली बात, पंजिका नंबर 1 सामुदायिक गतिविधियों की जो पंजिका अभी हमने आपको बताई। गतिविधियां सामूहिक कौन सी होती है? जैसे आपका गोद भराई मनाया जाता है, इस तरह के जो भी कार्यक्रम होते हैं सामूहिक वाले, जिनमें आप अपने लाभार्थियों को बुलाती हैं केंद्र पर और समूह में आप उनको जो है समझाती हैं, चर्चा देती हैं। समूह का मतलब समूह की कार्यकर्ती से नहीं है, समूह का मतलब है समुदाय से, लोगों से। आपके क्षेत्र के जो लाभार्थी के माता पिता ज्यादा लोग हैं, समुदाय बनते हैं जो उनसे है। तो गतिविधि का नाम है गोद भराई। जैसे हो गया, मान लीजिए किस तारीख को आपने मनाया, मान लीजिए 10 अप्रैल को मनाया। गतिविधि का उद्देश्य आपको उसमें जो है दिखाना पड़ेगा, जैसे गर्भवती महिला के पौष्टिक भोजन एवं देखभाल के संबंध में जानकारी देने के लिए मान लीजिए आपका उद्देश्य है, तो आप वो डालेंगे। जो उद्देश्य हो, जिसको लेकर के सामुदायिक गतिविधि जो मनाई जा रही है, वही उद्देश्य में आप डालना। कार्यवृत्ति के बारे में लिख देना, कैसे क्या आपने जो भी किया। रचना भी आप उसमें डाल सकती हैं, अपना जो भी एक्सप्लेन करना चाहें। कविता जो कुछ है अगर वो है तो वो डाल सकती हैं। उपस्थिति लोगों के हस्ताक्षर भी यहां पर आप करवाएंगे अपनी पंजिका पर जो बनाएगी, उसमें उनका भी एक कॉलम बना लेना। यदि विभाग से धनराशि निर्गत की गई है तो कार्यक्रम की फोटोग्राफ दाएं पृष्ठ पर लगाए। देखो, अब यहां पर सारा खेल जो है स्टार्ट होता है। अगर आपको जिस भी जो है पैसे का यानी जिक्र होता है, विभाग आपको फंडेड कार्यक्रम गतिविधि जो मनवाता है उसकी ही फोटो आपको लगानी है। जिन गतिविधियों का पैसा आपको नहीं मिलता है, उन गतिविधियों की फोटो आपको अपने जो है पंजिका में नहीं लगानी है। तो यहां पे ध्यान देना इस बात का, जिस भी गतिविधि के लिए पैसा ऊपर से आता है, बस उसी गतिविधि के फोटो आप जो है अपनी इस पंजिका में लगाएंगी, और जिसके पैसे नहीं आते हैं उसकी फोटो यहां पे नहीं लगानी है। तो पंजिका 1 को अच्छे तरीके से आपको समझाया। पंजिका 2 पर आते हैं। आयरन टैबलेट गोली का वितरण से जुड़ा हुआ पंजिका है, और इसमें आपको बता दें कि देखिए प्राप्त वस्तुओं के नाम, जैसे कीड़े मारने वाली जो दवा होती है जिसको एल्बेंडाजोल बोलते हैं, वो आपको कितनी प्राप्त कराई गई, जिस भी दिनांक में वो प्राप्त कराई गई उस दिनांक की जो है आपको यानी डेट डालनी है, और कितनी मात्रा में आपको प्राप्त कराई गई वो डालनी है। साथ ही वितरण जब आपने किया तो कौन से दिनांक में यानी कौन सी तारीख में वितरण किया, और फिर मात्रा जो है कितनी थी वो आप करेंगे। और उसके बाद मान लीजिए प्राप्त हुआ, फिर वितरण आपने कर दिया, फिर जो अवशेष रह गया अवशेष भी अपने रजिस्टर पर चढ़ाएंगी। ऐसे ही आयरन गोली जो है किशोरियों के लिए जो आती है, उनका भी किस तारीख को आपको प्राप्त हुआ और कितनी मात्रा में हुआ, आपने कितना किस तारीख में वितरण किया, अवशेष में क्या है, इस तरह से। विटामिन ए सिरप के बारे में भी यूं ऐसे ही दिया है, इसमें भी किस तारीख को जो कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ, दिनांक में कौन सा आपने वितरण किया, कितनी मात्रा में किया, अवशेष कितना रह गया। आयरन की सिरप जो बच्चों के लिए आती है, किस तारीख में आपको कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ और किस तारीख में कितनी मात्रा में आपने वितरण किया और उसका अवशेष कितना रह गया। इस तरीके से पंजिका आपकी जो है यहां पर 2 कंप्लीट हो जाएगी, आयरन टैबलेट गोली का वितरण वाली। अब बात करते हैं पंजिका नंबर बहनों 3 की। तो आइए आते
आते हैं पंजिका नंबर 3 पर, लेकिन उससे पहले आपको ग्रह भ्रमण के बारे में थोड़ा और जानकारी दे दे। वैसे तो आपको पहले ये हम बता चुके हैं, लेकिन अभी फिर से एक बार बता देते ताकि आपको थोड़ा और अच्छा लगे। उद्देश्य के लिए लिखा है, ग्रह भ्रमण का जो उद्देश्य होता है वो लाभार्थियों को उसके घर जाकर के किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से जानकारी और परामर्श देने के लिए होता है। इसके लिए लाभार्थी के परिवार के सभी जो सदस्य हैं वो मिलकर के वार्ता करने से परामर्श और प्रभावी होता है। प्रभावी जो है यहाँ पर गृह भ्रमण कैसे करें वो भी यहाँ पे लिखा है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे हैं, इनके घर में प्राथमिकता से वो गृह भ्रमण करेंगी। और गृह भ्रमण की जो है यहाँ पर परामर्श किन बिंदुओं पर होनी है, इसके लिए एक दिन पूर्व तैयार करके लाभार्थी को एक दिन पूर्व सूचित भी कर देंगी। यथासंभव गृह भ्रमण उस समय करना चाहिए जब परिवार के सभी सदस्य उपलब्ध हो। इससे कार्यकर्ती और लाभार्थियों के परिवार में एक मधुर संबंध स्थापित होता है। साथ ही लाभार्थी को दिए जाने वाले जानकारी के लिए संबंधित सामग्री जैसे कि यहाँ पर फिल्म लिखा है, किताबें हैं, कैलेंडर हैं, टेक अवे है, पोस्टर है आदि भी साथ लेकर के आप जाएं ताकि और अच्छे से उनको उसमें समझा पाएं। वहीं गृह भ्रमण के पश्चात अंकन पंजिका में सारी जानकारी आपको भरनी है। इस तरह से आपका गृह भ्रमण है। अब बात करते हैं पंजिका नंबर 3 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए गृह भ्रमण की यही पंजिका, इसके बारे में आपको अभी बताएंगे। तो तीसरी पंजिका के बारे में, गृह भ्रमण कैसे करना है, क्या उद्देश्य क्या है, वो आपको बताया। अब कॉलम देखिए, गृह भ्रमण की पंजिका, दिनांक जो भी हो वो आप डाल देना, समय जो भी हो, जितने टाइम पर आप जा रहे हैं गृह भ्रमण करने वो डाल देना। लाभार्थी का नाम यहां पर जैसे गुड़िया पुत्री राजाराम, तो जो भी लाभार्थी है उसका और उसके पिता का डाल दीजिए। लाभार्थी का वर्ग डाल देना है, कौन से वर्ग का है, जैसे 3 से 6 वर्ष का है और वो भी सेम है, कैसा है वो डाल देना। गृह भ्रमण का उद्देश्य क्या है, जैसे बच्ची का वजन कम है इसीलिए पोषक आहार के संबंध में जानकारी देने के लिए आप जा रहे हैं तो वो डाल देना। कार्यवृत्ति डाल देना, लाभार्थी के एक तरफ हस्ताक्षर करवा लेना और अपने कार्यकर्ती बहन अपने हस्ताक्षर कर लेना। इस तरह से आगे चलते हैं, पंजिका नंबर 4 पर आते हैं। पंजिका नंबर जो 4 है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण की पंजिका है। अप्रैल महीने में ये जो है आप लोगों को मेंटेन कर लेनी है। अब गर्भवती महिलाओं के तमाम टीके होते हैं, ऐसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं इनके भी तमाम तरह के टीके होते हैं। अब टीके के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पर शॉर्टकट में टीकों के नाम दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रम संख्या के कॉलम है, वर्तमान में जो है टीकाकरण के लिए यहाँ पर जो भी ड्यू बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनका दिया है। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पंजिका में कॉलम जो 2 है उसमें पहले बच्चों का नाम, उसके बाद में गर्भवती माताओं का नाम अंकित करना है। मान लीजिए कोई धात्री माता है, अब उसका जो भी बच्चा है, बच्चा हो गया, अब उसका भी टीका लगेगा, तो पहले बच्चे का फीड का जो टीका का कॉलम बनाए, उसका नाम चढ़ाएं, उसका लिखें, उसके बाद जो है वहां पर गर्भवती महिला का लिखें। इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं। अब इसी तरह से पिता पति का नाम उसके आगे लिखना होता है। बच्चे की जो जन्म मनन तिथि है गर्भवती महिला के गर्भ का या फिर माँ, तो अगर गर्भवती महिला है तो उनका माँ दर्शाना है। और अगर कोई बच्चा है यानी बच्चे की जो है उसका टीकाकरण के बारे में भर रही है तो बच्चे की जन्म तिथि भर दी जाएगी। तो बच्चे में बच्चे की जन्म तिथि और गर्भवती महिला में गर्भ का माँ भरना है। इसी तरीके से देखिएगा यहाँ पर आगे कुछ टीकों के बारे में जानकारी है, कॉलम नंबर 5 में, 6 में, 7 में से करके सब जो भी समय समय पर लगते हैं, जैसे 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में, 14 सप्ताह में, 9 से 13 माह में, इसी तरीके से सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये आपको कॉलम आपके विभाग से खुद दे दिए जाएंगे, मैं आपको समझाने के उद्देश्य से आपको बता रहा हूं। वहीं पर देखिए माह में जो टीका लगाया जाए उससे संबंधित टीके के कॉलम में तिथि भी जो है अंकित कर देनी है। तो जब जो टीका लगे उसमें डेट भी आप डाल देना। वहीं पंजिका नंबर 5 देखिएगा, वजन पंजिका होती है। अब वजन में आपको पता है वजन, लंबाई और आयु पंजिका से रिलेटेड है। अब वैसे यहाँ पर जो बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, लिंग, बच्चे का आधार नंबर, बच्चे की जन्म तिथि, आयु वर्ष में कितनी है और ऊंचाई वगैरह सेंटीमीटर में कितनी है, लंबाई ऊंचाई। और देखो लंबाई छोटे बच्चों की जो है लेट करके नाप ली जाती है, ऊंचाई थोड़े उनसे बड़े वाले बच्चों की ले ली जाती है। अब ऐसे देखो वजन उनका किलोग्राम में व भी ग्राम में जैसे भी आप भरना चाहें। आयु व वजन में आधार पर जो श्रेणी उसकी कैसी है वो भरनी है। लंबाई और वजन के आधार पर श्रेणी कैसी वो भरनी है। आयु और लंबाई के आधार पर जो बच्चे को लेकर के वो स्थितियां कैसी है, ये सारी चीजें यहाँ पे भरनी है। तो इस तरह से कुछ ज्यादा कॉलम साफ नहीं है, जैसा समझ में आया वैसा आपको बताया। अब देखो पंजिका नंबर 6 क्या है, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए पंजिका है। क्रम संख्या का कॉलम बच्चे के नाम का, पिता के नाम का और जाति भी, आयु का, जन्म तिथि का और सर्वे का क्रमांक। वही पंजिका 7 है, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए। अब इनमें है क्रम संख्या का कॉलम बच्चे और महिला का नाम, पिता का नाम, जाति और आयु, जन्म तिथि और सर्वे का क्रमांक भरना है। ऐसे ही जो आपको बता दें 8वीं जो पंजिका है वो है आपकी दैनिक गतिविधि की। अब इसमें मान लीजिए दिनांक आपने 5 अप्रैल को गतिविधि किया, समय वह आपने डाल दिया। आज के केंद्र पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को
सालापुर शिक्षा के अंतर्गत निम्न गतिविधियां कराई गई। तो गतिविधियां ये सामुदायिक गतिविधियां नहीं है, वो सामुदायिक गतिविधियां आपकी अलग है, जैसे गोद भराई, अन्नप्राशन, जो भी आप लाभार्थी के घर परामर्श देने के लिए जाते हो वो है। यहां पर की जो गतिविधियां हैं दैनिक गतिविधियां, जिसके लिए पंजिका नंबर 8 आप बनाओगी, वो है आपके केंद्रों पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं 3 से 6 वर्ष के, उनको आप जो है प्री प्राइमरी के तहत कौन सी गतिविधियों के तहत जो एक्टिविटी जिनको बोलते हैं वो आप करवा रही हैं, तो वो वाली गतिविधियों के बारे में यहां पे बोला जा रहा है। अब इसमें वो सब आप बच्चों को यहां पे जो है दर्शा देना, और नोट यदि केंद्र पर कोई सामुदायिक गतिविधि कराई गई है तो उसका भी संक्षिप्त में उल्लेख भी आप कर सकती हैं, जो भी पढ़ाएं, जो भी गतिविधि टाइप का करवाएं सिखाएं। वैसे पंजिका नंबर 9 है राशन प्राप्ति की पंजिका ये है, और इसमें देखिए समूह से प्राप्त राशन की मात्रा भरनी है, समूह का नाम भी आपको भर देना है। दाल देखो 500 ग्राम या 1 किलोग्राम ऐसे लिखा है, दलिया 500 ग्राम 1 किलोग्राम पैकेट में आते हैं, अब उनके पैकेटों की शायद संख्या ही भरी जाती है। रिफाइंड ऑयल देखो 500 ग्राम, दिनांक और हस्ताक्षर, इस तरह से यहां पर ये कुछ कॉलम यहां पे दिए हुए हैं। वहीं देखिएगा लास्ट में 9 नंबर की जो पंजिका है राशन वितरण की पंजिका है। अब इसमें देखिएगा लाभार्थी का नाम, पिता का नाम ऐसे करना है, वितरण का जो अगर देखो राशन में क्या है, दाल 500 ग्राम 1 किलोग्राम, और ऐसे पैकेटों की संख्या ऐसे करके सब भरना है, दाल जो है दलिया, चावल, रिफाइंड ऑयल, और इस तरह से अब आगे दिनांक और हस्ताक्षर भी करवा लेने हैं। तो ये हो गया कुछ यूपी से रजिस्टरों से जुड़ा हुआ जानकारी। अब बात करते हैं यहां पर बिहार के भागलपुर से। तो बिहार में भागलपुर से जानकारी आ रही है, ये है बांका के आंगनबाड़ी केंद्र। यहां पीने के लिए पानी और शौच के लिए शौचालय तो दूर की बात है, भवन की हालत भी यहां पर बहुत ज्यादा खराब है। तो आइए देखते हैं झोपड़ी में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र जो बिहार के भागलपुर के जो है विभाग की जो है ऊपर एक सवाल खड़ा कर रहा है। अब आप देखिएगा ऐसे केंद्र 2022 में भी जो है यहां पर बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए जो है केंद्र तक विभाग नहीं दे पा रहा, सरकारें नहीं दे पा रही हैं। वहीं पर आप देख रहे हो कच्चे जर्जर अवस्था में इन केंद्रों के ऊपर छप्पर पड़ा हुआ है, जैसा लगता है कि ये छावनियां 4000 साल पहले वैदिक काल की याद दिलाती हो। ऐसा लगता है गुरुकुलों में जो है आश्रमों में शिक्षा दी जा रही हो। अब आप समझिएगा यहां पर पक्के, जब आज के जमाने में जो आप देख रहे हो लग्जरी वाली चीजें चल रही हैं, और वहीं पर आज ये 4000 पुराना जो है साल पहले का ये व्यवस्था देख करके काफी जो है यहां पर दिक्कत होती है। अब बताओ ऐसे आने वाला वक्त जो है कितना मुसीबत भरा रहेगा, क्योंकि अब जो है ऐसे गर्मी में भूकंप आते हैं, झटके उसके आते हैं, उसके अलावा क्या आता है, अभी आएंगे आपकी आंधी तूफान, ये सब आएंगे, उसके अलावा फिर पानी। अब इन सब झपेड़ों से बेचारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले नौनिहालों को कितना खतरा होगा, इसका शायद अंदाजा बिहार सरकार और बिहार का निदेशालय नहीं लगा रहा है, और बराबर लापरवाही बरती जा रही है। अब इनमें सुविधाएं क्या देंगे जिनके ऊपर छप्पर पड़े हुए हैं और दीवारें भी कच्ची एकदम बनी हुई हैं मिट्टी की। अब आप सोचिएगा, वैसे उपयुक्त है, मानते हैं गर्मी के हिसाब से, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आज के समय में जो सुविधाएं हैं उनसे बच्चों को आप वंचित रख रहे हो। इधर बात करते हैं, यहां पर प्रखंड में सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के बाद भी अधूरे पड़े हैं। दूसरी ओर कई केंद्रों में पेयजल की सुविधा और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यहां पढ़ने के लिए आने वाले नौनिहालों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि विभाग ऐसे केंद्रों के समीप ही पेयजल होने की बात करता है, लेकिन वास्तविकता में पेयजल विहीन केंद्रों पर बच्चों को पानी पीने के लिए दूर जाना पड़ता है। कटोरिया के बड़वासनी वगैरह पंचायत के अंतर्गत जयश्री गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 156 अब भी केंद्र विहीन है, और यहां पर फुलवरिया खुर्द आंगनबाड़ी केंद्र 27 अब भी छत विहीन है। 2004 से झोपड़ी में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र में ना तो पानी की सुविधा और ना शौचालय की सुविधा है। बताओ 2004 से 2022 जो है चल रहा है, इतने सालों में व्यवस्थाएं नहीं बदली हैं यहां की, लेकिन सरकारों के दिन बहुत बदले, सरकारों की जो है यहां पर उन्नति हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र जो शिक्षा के मंदिर कहे जाते हैं वो यहां पर उनमें सुधार बिल्कुल भी नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जयश्री गांव में अब तक न्यू प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ है। इसके लिए सामुदायिक भवन में विद्यालय शिफ्ट किया गया है। सेविका रीता कुमारी है, उन्होंने भी बताया कि सीओ के द्वारा एनओसी विभाग को दे दी गई है, लेकिन आज तक विभाग द्वारा जनप्रतिनिधि द्वारा भवन निर्माण करने के क्षेत्र में कोई हरकत तक नहीं की गई है। सेविका रीता कुमारी और सहायिका जो है भगवंती, जो लिखा हुआ भगवनी, इनका जो अपने स्तर से जो है भाड़ा के मकान में बोर्ड लगा करके बच्चों को बेचारी वो अक्षर ज्ञान वगैरह दे रही हैं। तो ये कुछ मुसीबतें हैं। आगे आपको बताना चाहेंगे, सेविका ने भी बताया है कि कई बार लिखित में आवेदन भी विभाग को दिया है, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस बाबत प्रभारी सीडीपीओ वंदना दास ने बताया कि समस्या का समाधान किया जाएगा। बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत को लेकर के जागरण लगातार खबरें प्रकाशित कर रहा है। धन्यवाद। साथ ही साथ बता दूं आपको, ऐसे जिम्मेदार जब लापरवाह बने हुए हैं विभागीय वाले, तो कैसे फिर जहां पर सुविधाएं वहां पर होंगी। चाहे आप सैकड़ों बार लिखित आवेदन दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मीडिया जो है इस पर आवाज नहीं उठाती और जब तक इनकी टांग नहीं खींची जाती। वही बात करते हैं, अब ये चरम पर लापरवाही है। 2004 से यहां पर समस्या वैसे ही बनी हुई है और अभी भी समाधान नहीं हुआ है। इतने सालों में आखिर क्यों नहीं हुआ, न जाने कितनी बार जो है सरकारें सत्ता में आई हैं। वही बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के पठानकोट से भी एक खबर आ रही है, आंगनबाड़ी केंद्रों की इमारत में आ चुकी हैं दरारें।
अब यहां पर जीओजी की तरफ से इस तरह से एक बयान आया है, तो आपको बताना चाहेंगे अब जो दरारें आ रही हैं पहले आप उनको देख लो, और उसके अलावा केंद्रों में वृक्ष वगैरह जो है जम गए हैं, इधर उधर से जो है इस तरह से भी जो चीजें आ रही हैं, सीलन और तो और तमाम दिक्कतें यहां पर नजर आ रही हैं। तो इस तरह से पंजाब का भी हाल बदहाल है। अब ऐसे हर जगह आंगनबाड़ी केंद्रों की जो दुर्दशा है वो बहुत ही दयनीय है। अब ऐसे में सरकार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन वो कभी नंदघर कभी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की ओर जो है बराबर जो है ट्वीट करते हैं, बराबर मीडिया में निकालते हैं, लेकिन जहां पर जर्जर अवस्था में जो है केंद्र है उनकी स्थिति में सुधार के लिए कुछ नहीं होता। अगर होता भी है, अगर हुआ भी होगा तो केवल कागजों पर हुआ होगा, बजट आया होगा, डकार गए होंगे, लेकिन जमीन पर वो नजर नहीं आया। अगर जमीन पर आता तो समस्याएं ही निकल करके क्यों आती। तो यहां पर ऐसे ही जो समस्या पंजाब से भी आ रही है। तो आगे चलते हैं, आपको बता दें हरियाणा की पानीपत से भी एक खबर आ रही है। हरियाणा की जो भी वर्कर बहनें हैं, हरियाणा में पोषाहार के साथ में शिक्षा व संस्कार का समावेश बताया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र प्लेवे स्कूल में तब्दील होंगे, तो यहां पर भी ऐसे ही बताया जा रहा है। तो यहां पर फिलहाल वहां पर बताया जा रहा है कि जिले में 343 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल में तब्दील किया गया है। हालांकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन अब तक करीब 2500 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इनमें 3 से 6 साल के बच्चे अपने गांव में ही बने स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, यानी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे अधिक संख्या जो है यहाँ पर मुस्तफाबाद में है। यहाँ 68 आंगनबाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल में तब्दील किया गया है। जिले में कुल 1281 आंगनबाड़ी केंद्र वहां पर बताए जा रहे हैं। तो अभी आपको बता दें सुविधाओं के बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है। प्ले स्कूल में बच्चों को शारीरिक दृष्टि से विकसित करने के लिए अलग से खिलौने, झूले सब लगाए जाएंगे। मानसिक विकास के लिए अलग से कक्ष बनाए जाएंगे और कहानियों के माध्यम से उनको जो है संस्कारवान बनाया जाएगा। इस तरह से चीजें हैं। बाकी यहाँ पर चार्ट हो गए, टेबल हो गया, वॉल पेंटिंग हो गई और हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमालाएं हो गई, गिनती हो गई, सब जो है आपको वहां पे देखने को मिलेगा। प्ले स्कूल में आने वाले बच्चों को खेलने के साथ साथ पढ़ने खेलने यानी सब एक साथ ही उचित व्यवस्थाएं होंगी। खेल खेल में बच्चा पढ़ेगा, ऐसे आप कह सकते हैं। वहीं पर उद्देश्य भी आपको पता है, नई शिक्षा नीति के तहत जो भी है वो सब निकल के आ ही चुके हैं। कहां कितने प्ले स्कूल बने उस पर बात कर लेते हैं। बिलासपुर में 46 है, छछरौली में 29 है, जगाधरी अर्बन में जो 63 है और जगाधरी रूरल वगैरह में 39 है, साडौर वगैरह में जो है 16 है, मुस्तफाबाद में 68 है, रादौर वगैरह में 55 है। विभाग के भवन में भी चल रहे हैं, जैसे कि आपको बता दें कि 48 जो है चौपालों में है, 22 चौपाल है, कम्युनिटी हॉल में 25 है, पंचायत भवन में 10